तो ये देखते हैं आज से अगला वीडियो में। जहाँ तक हम लोग किए हैं उसके आगे क्लास 10 का एनसीईआरटी में जो शुरू किए हैं उसमें हम लोगों ने इससे पहले 3-4 वीडियो देखे हैं। उसमें जहाँ तक हुआ है उससे आगे देखते हैं। आगे था अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में फिर से एक बार देखना है हम लोगों को। 9th क्लास में अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, अपरिमेय, सॉरी, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। उसी के बारे में अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे यहाँ पे फिर से। इसमें सबसे पहले ये एक परिमेय है, जैसे ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। उसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध करके साबित करके देखेंगे। उसको साबित करने के लिए सबसे पहले एक परिमेय दिया गया है। इस परिमेय में लिखा हुआ है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस परिमेय में कहा जा रहा है p एक अभाज्य संख्या है। पहला अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2, ठीक है, पहला अभाज्य संख्या ले लिए, 2 ले लिए। कह रहा है p a² को विभाजित करती है। अब a बराबर अगर हम कुछ ले लेते हैं जैसे 2, तो हाँ a बराबर ले लेते हैं, ये ले लिए p बराबर 2, पहला अभाज्य संख्या। अब a बराबर ले लेते हैं, a के बराबर में 2, ठीक है, 2 ले लिए। तो अब यहाँ पर है a², तो 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कह रहा है p यानी ये 2, अगर इसको a² बराबर क्या आया है, 4 आया है। तो अगर ये 2 इस 4 को विभाजित करती है तो ये 2 किसको विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। यानी कि a बराबर क्या लिए थे, a बराबर 2 लिए थे। यहाँ तो ये a² बराबर 2 का स्क्वायर हुआ था, तो a बराबर हमारा क्या हुआ, 2। तो अगर ये 2 4 को विभाजित करती है तो ये 2 क्या करेगी, 2 को भी विभाजित करेगी। अब जैसे यहाँ पे हम a बराबर और दूसरा संख्या ले लेते हैं 4। अगर a बराबर 3 ले लेते हैं, a बराबर 3 लेते हैं तो 3 में भाग लगेगा नहीं 2 से, तो इसको तो छोड़िए, 3 में तो भाग नहीं लगेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 को तो ये 2 विभाजित करेगी नहीं, तो ले लेते हैं a बराबर 4। तो अब a² बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 4 × 4 यानी 16। अब 16, फिर यहाँ पे देखते हैं, अगर ये 2 इस 16 को विभाजित करती है तो ये 2 किसको विभाजित करेगी, इधर इस 4 को भी विभाजित करेगी। यानी कि a बराबर क्या लिए है, यहाँ पे 4 है, तो अगर ये 16 को विभाजित करती है यानी p अगर a² को विभाजित करती है तो p क्या करेगी, a को भी विभाजित करेगी, इस 4 को भी विभाजित करेगी, यानी कि इस 4 में भी पूरा भाग जाएगा इसका। अब अगला लेते हैं, अगला एक बार और ले लेते हैं, p बराबर जैसे 3 ले लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। फिर वही p बराबर 3 लिए हैं, यानी p एक अभाज्य संख्या तो दूसरा अभाज्य संख्या 3 ले लिए हैं, 3 ले लिए है अभाज्य संख्या। तो अब क्या रहा है 3, अगर फिर वही a² को विभाजित करेगी तो फिर ले लेते हैं यहाँ पे a बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 9, सॉरी क्या हो जाएगा, 9। अब अगर ये 9 को विभाजित करेगी तो ये p क्या होगा, ये p 3 को भी विभाजित करेगी। अगर ये 9 को विभाजित कर रही है तो ये 3 को भी विभाजित कर देगी। फिर अगला ले लेते हैं, जैसे a बराबर हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 36, 6 × 6 36 हो जाएगा। अब अगर ये 3 से अगर 36 विभाजित हो रहा है तो 3 से क्या होगा, ये 6 भी विभाजित होगा, 3 से 6 भी विभाजित होगा। तो यही इस परिमेय में कहा गया है, अगर p एक अभाज्य संख्या है, यानी p अगर कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, वो अगर p अगर उसके बाद अगर a² को विभाजित करती है तो p क्या करेगी, a को भी विभाजित कर देगी। वही इस परिमेय में कहा गया है जहाँ पे a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह से तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, हम लोग क्या देख सकते हैं, निकालते हैं, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। अब एक चीज़ देखें, जैसे यहाँ पे हम 16 लिए थे, 16 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या क्या आता है, 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 2 2 2 2, 4 बार है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 9 का अगर निकालेंगे तो 3 से देंगे 3, यानी क्या आया, 3 3। उसके बाद 36 का निकाल लेते हैं, 36 का अगर निकालते हैं तो 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 2 3 3। यहाँ जब जो भी एग्जाम्पल लिया है इसमें इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, पहले वाला में 16 में आया है 2 2 2, या अगर हम 4 का निकालेंगे, इसमें यहाँ पे 4 का निकालेंगे तो 2 बार आएगा। इसमें 9 का निकालें तो 3, उसी तरह से 81 का अगर निकालेंगे तो 4 बार आ जाएगा। फिर 36 का निकालें तो 2 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है। अब देखिए इधर जो हम ले रहे हैं, यानी कि ये p बराबर जो लिए थे 2 और 3, ये क्या, ये 2 और 3 उसमें अभाज्य गुणनखंड में है, बिल्कुल है। यहाँ पे 2 है तो ये 2 इसमें है, यहाँ पे 3 आया था, 3 इसमें भी है और इसमें भी, इसी का 2 एग्जाम्पल लिए थे तो 3 इसमें और इसमें भी है। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि p जो हमारा है, इसी इधर जो संख्या लेते हैं उसी का अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड उसी का होता है p। यानी कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, यानी a² का, a² जो हम लिए हैं इधर
ए बराबर लिए तो इसका ए स्क्वायर निकाले, तो उसी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पी होता है। तो इसमें से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि पी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड पी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। क्या निष्कर्ष निकला, ये जो पी है ए स्क्वायर का ही अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो उसी में से एक कोई ना कोई ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रमेय 1.4। इसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस √2 को हम लोग जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो इसको करेंगे क्या, इसमें दिया हुआ है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके हम लोग लिखते हैं इसका हल में लिखेंगे इसके उल्टा मान, इसका उल्टा मान लेंगे। यहाँ पे है ना अपरिमेय संख्या, मान लेते हैं हम लोग, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए इसको कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम √2 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम परिमेय संख्या माने हैं, अगर ये अभी मान लिए अगर ये परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में तो लिखाएगा। यहीं से हमारा अगर मान्यता लास्ट में अगर गलत होगा तो लिख देंगे इसको अपरिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय संख्या लिखे हैं तो इसको हम √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कंडीशन क्या होता है परिमेय संख्या में, हर यानी q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ q बराबर 0 के नहीं है, इतना है। और एक कंडीशन होता है p और q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, या नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तथा q बराबर 0 नहीं है तथा p एवं q का मोल एक है। इसको इतना लिख सकते हैं। ये होता है परिमेय संख्या का कंडीशन। अगर परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो उसमें क्या होता है, हर 0 नहीं होना चाहिए तथा ऊपर अंश और हर का जो होता है मोल 1 होना चाहिए, या इसको इसी को बोला जाता है कि मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, उसका मोल तो बदल जाएगा। हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालते थे तो उसमें क्या होता था, जैसे एक का गुणनखंड हम कोई संख्या लिए, उसका गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 5 इतना आया। फिर दूसरा संख्या था उसका अगर गुणनखंड में आ रहा है 2 गुना 3 गुना 4 ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम लोग मोल कैसे निकालते थे, जो उभयनिष्ठ था वो ले लेते थे। तो इसमें अगर 2 को उभयनिष्ठ होता था तो इसको 2 गुना 3 ऐसे, यानी कि इसमें 6 मोल आ जाता था। एक से अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है तो उसका HCF 1 तो होगा नहीं। वही एक कंडीशन होता है परिमेय संख्या में कि इसका मोल जो होता है 1 होना चाहिए। तो इसको तो इतना लिख दिए। अब हम इसको यहाँ जो ये है इसको लेके चलते हैं आगे। यहाँ क्या है, √2 है, नीचे में है कुछ 1 लिख सकते हैं, बराबर में p/q इतना लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम q को √2 से और p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, p बराबर √2q इतना लिख सकते हैं। इसको सॉरी √2/1 p/q बराबर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके p बराबर इतना लिख सकते हैं। अब लिखेंगे इसमें, अब दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे हम, इसमें भी इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। आइए करते हैं। p का करेंगे तो p² बराबर में क्या हो जाएगा, √2q इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, p² का तो p² ही है बराबर में। अगर इसको करेंगे तो ये 2 से रूट कट कर ये क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद q में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, q² हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब इतना आया है, इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसको देखिए, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि p² 2 से विभाज्य है, बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, p², इधर ये 2 क्या है गुना में है तो इसको हम बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, बराबर में इधर क्या बच जाएगा q² हो जाएगा, q² हो जाएगा। तो इससे क्या निकल रहा है कि ये p² जो है 2 से विभाज्य है। यहाँ से तो हम इतना कह सकते हैं, q इधर गुना में था, इस साइड लाए तो भाग में हो गया, यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है कि p² 2 से विभाज्य है। तो अब लिखेंगे, अब चूंकि p² 2 से विभाज्य है तो
क्या होगा, अभी जो हम लोग पहले थ्योरम 1.3 देख रहे थे, प्रमेय 1.3, उसमें क्या देख रहे थे, अगर पी स्क्वायर ए से विभाज्य है तो पी भी ए से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो पी भी क्या किससे होगा, पी भी 2 से, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। अब प्रमेय 1.3 से चूंकि पी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो अब पी भी 2 से विभाज्य होगा प्रमेय 1.3 से। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, प्रमेय 1.3 से। 1.3 में हम लोग क्या पढ़े हैं, यही नहीं पढ़े हैं, अगर पी स्क्वायर किसी संख्या ए से विभाज्य हो रहा है तो सॉरी, पी स्क्वायर अगर किसी संख्या ए से विभाज्य हो रहा है तो पी भी क्या होगा, उस ए से विभाज्य होगा। अभी वही पढ़ रहे थे, अब उसी से हम इसको, ये जो आया है इसको इतना लिख सकते हैं। अब इधर मान लेते हैं हम लोग क्या कहे हैं, इसको इक्वेशन 1 माने हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं कि पी अगर पी स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होता है होगा। अब हम मान लेते हैं, माना कि p बराबर 2a, हम मान लिए हैं, माना कि p बराबर 2a, यहाँ पे p है, p बराबर 2a मान लिए हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, ये माना गया है p बराबर 2a, लिखेंगे अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो हम लोग p बराबर 2a माने हैं, इसी मान को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे। तो p बराबर क्या माने हैं, 2a, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2a, और यहाँ पे p स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, इधर क्या है 2q स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2a स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 a स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 2 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम लोग फिर वहाँ पे कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे, ऐसे जो हुआ था यहीं पे, कैसे, अब देखिए इसको अगर आगे हम लिखते हैं तो क्या होगा, ये दो क्या हो रहा है, q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कैसे, इसको हम a स्क्वायर बराबर इतना तो लिख सकते हैं q स्क्वायर बटे में 2, इधर 2 क्या है, गुना में है, तो इस बराबर के उस साइड ले गए तो भाग में हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये 2 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसको मान लेते हैं समीकरण, यहाँ जो आया है इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ये जो आया 2a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या देख रहे हैं हम, समीकरण 1 और 2 से हम देख क्या रहे हैं कि ये 2 जो हमारा संख्या आ रहा है, ये दो q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पे p स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पे p स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पे q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये दोनों p स्क्वायर q स्क्वायर दोनों को विभाजित कर रहा है तो p और q क्या जो HCF होगा वो एक नहीं होगा, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में आ रहा है, तब दोनों को विभाजित कर रहा है। अब लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगी, इतना लिख सकते हैं इसको। अगर q स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा है तो q में भी 2 से भाग लगेगा, ये जो हम लोग लिखे थे प्रमेय 1.3 से। अब अगर p भी 2 से विभाज्य हो रहा है, q भी 2 से विभाज्य हो रहा है, तो मतलब यही निकल के आ रहा है कि यानी p और q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब लिखेंगे, अब चूंकि p एवं q दोनों 2 से विभाज्य है तो p एवं q का HCF मतलब 2 होगा, दोनों विभाज्य है तो इसका HCF क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, इसके अतिरिक्त मतलब यानी एक के अतिरिक्त इसका गुणनखंड है तो ये 2 होगा, गुणनखंड 2 होगा तो गुणनखंड तो इसका HCF 2 आएगा। अब क्या हुआ, HCF हमारा 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग कंडीशन में क्या लिखे हैं, तथा p एवं q का मौसम 1 है, ये किसके लिए होता है, परिमेय संख्याओं के लिए। अगर परिमेय संख्या होगा तो उसका गुणन मौसम क्या होगा, p बाई q का यानी p और q का मौसम क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, मौसम क्या, HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब यह आ रहा है कि हमारी मान्यता गलत है कि ये एक परिमेय संख्या है। रूट 2 को हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं। तो इसका कंडीशन ये होता है कि ये p बाई q के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए तथा p एवं q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है।
इसको आगे लिखेंगे, अतः P एवं Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। या इसको लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं कि P एवं Q का मौसा एक नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट टू एक क्या परिमेय संख्या है, रूट टू एक परिमेय संख्या है। ये मान्यता गलत हो गई कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः लिख देंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या तो है नहीं, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लिख देंगे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय संख्या हम माने थे, लेकिन इसको अंत में साबित किया हुआ कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं। परिमेय संख्या तो मान के चले थे, लेकिन परिमेय संख्या ये नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसमें और है आगे, रूट थ्री भी है, उसको भी करते हैं। अगला है उदाहरण नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह से सब कुछ करना है, इसको भी लेके चलते हैं, लिखेंगे इसका हल। माना कि रूट थ्री एक क्या यहाँ पे अपरिमेय कह रहा है, तो हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। मान लिए तो अब कंडीशन भी इसका अप्लाई होगा। अगर इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसका कंडीशन भी लिखना पड़ेगा। तो रूट थ्री को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर परिमेय माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, P बाई क्यू के रूप का होगा, जहाँ पे और क्या क्या कर रहा है, कंडीशन होता है इसका कि Q बराबर जीरो के नहीं होना चाहिए, यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, तथा और क्या कंडीशन होगा इसका, P एवं Q का एक के अतिरिक्त P एवं Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर हम रूट थ्री को परिमेय माने हैं तो परिमेय संख्या के लिए ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, P बाई क्यू के रूप में होना चाहिए रूट थ्री को, तथा एक के अतिरिक्त P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे वो एक होना चाहिए। तो अब आइए फिर आगे करते हैं इसको। तो रूट थ्री बाई 1 लिखेंगे, बराबर में P बाई Q लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर रूट थ्री Q। अब क्या करेंगे, दोनों और कर देंगे वर्ग, दोनों और क्या करना है, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा और Q का हो जाएगा स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब अगर इसी को फिर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर यहाँ 3 से विभाज्य हो रहा है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P स्क्वायर बटे में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। इधर ये गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अगर P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगा, P भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। इतना तो हो सकता है। अब चूंकि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्या होगा, P भी 3 से विभाज्य हो गई। चूंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, P स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है तो P में भी 3 से भाग लगेगा। ये हम लोग पहले 1.3 पढ़े में 1.3 में भी देख चुके हैं। चलिए इसको आप आगे और करते हैं, अब फिर मान लेते हैं। अब माना कि क्या मान लेंगे, यहाँ पे क्या है, P बराबर मान लेते हैं, P बराबर 3a मान लेते हैं। यहाँ पे क्या 3 Q स्क्वायर है, 3a मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस P का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर
पी का मान समीकरण 1 में रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर है तो हो जाएगा 3a इसका स्क्वायर बराबर में क्या है इधर 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर। अब इसको अगर करेंगे तो यह हो जाएगा 9a स्क्वायर बराबर में क्या 3q स्क्वायर। अब देखिए 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यानी कि हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर। अब फिर कहाँ पहुँचे हम, उसी कंडीशन पे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे भी हम इसको अगर करेंगे तो हम a स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं q स्क्वायर बटा में 3, यानी यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, यही चीज़ देख रहे हैं। अब चूँकि q स्क्वायर किससे 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। यहाँ क्या है क्यू स्क्वायर में भी 3 से भाग लग रहा है, क्यू स्क्वायर में लग रहा है तो क्यू में भी लगेगा। क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से क्या होगी विभाज्य होगी, विभाज्य होगी या विभाज्य होगी। अब हम देख के क्या रहे हैं, अब चूंकि P एवं Q दोनों P एवं Q दोनों क्या है, दोनों 3 से विभाज्य हैं। P एवं Q दोनों 3 से विभाज्य है। अतः P एवं Q का P एवं Q का क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त भी है, क्योंकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है 3 आ रहा है तो एक के अतिरिक्त भी आ रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक के अतिरिक्त भी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। मान्यता गलत होगी, अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, इसलिए √3 एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी को लिख देंगे सिद्ध हुआ। क्या क्या किए एक बार फिर से देख लेते हैं। सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत हम लोग मान लिए कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का कंडीशन इस पे लगा देंगे। कंडीशन क्या होता है, परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, लेकिन उसमें q 0 नहीं होता है तथा p एवं q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड या p और q का HCF एक होना चाहिए, ये होता है परिमेय संख्या का कंडीशन। अब फिर उसी को √3 को अगर हम परिमेय माने हैं तो p/q के रूप बराबर में लिखेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में ये p/q क्या है परिमेय संख्या। अगर √3 को परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या के बराबर में रखेंगे। बराबर में रखने पे क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके p बराबर क्या होता है √3 q होता है, दोनों और वर्ग करते हैं तो यहाँ पे p² बराबर 3 आ जाता है। अब इसको फिर अगर हम इस साइड से 3 को इस साइड लाते हैं बराबर की इस साइड लाते हैं तो क्या होता है p² विभाजित हो रहा है 3 से। p² अगर विभाजित हो रहा है तो परिमेय 1.3 से हम क्या देखते हैं p² अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा p भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ तक इसमें आ गए। उसके बाद अब हम क्या मान लिए p बराबर मान लिया है 3a। अब माने इसी 3a को यहाँ समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 1 में रख दिए तो p बराबर यहाँ पे क्या है 3a माने है तो 3a का स्क्वायर हो गया। अब 3a का स्क्वायर हो गया तो 9a स्क्वायर बराबर में इधर तो 3q स्क्वायर है ही, यहाँ 3 से 9 कटा तो यहाँ हो गया 3a स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर। अब फिर अगर हम इसको 3 को इस साइड लाते हैं बराबर की साइड में तो क्या होता है q² 3, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं q² में भी 3 से भाग लग रहा है। अब p² में भी 3 से भाग लग रहा है, q² में भी 3 से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है, एक के अतिरिक्त आ रहा है। अब चूंकि वही लिखे हैं, अब चूंकि p एवं q दोनों 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब निकलता है कि q का p एवं q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, हम जो माने थे कि एक √3 एक परिमेय संख्या है, ये मान्यता क्या होगी गलत हो गई। तो ये अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। अगला है एग्जाम्पल 10। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।
5 माइनस रूट 3 आ गया। अब इसको कैसे करना है आइए देखते हैं, करते हैं। लिखेंगे इसका हल। अब जैसे हम लोग इससे पहले किए हैं वही करेंगे, मान लेते हैं, मानना ही हमारा काम है। तो माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या होगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए तो कंडीशन भी इसका लगाते हैं। तो इस परिमेय संख्या अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 बराबर में क्या, परिमेय संख्या लिख सकते हैं पी बाई क्यू। जहाँ पे क्या होगा कंडीशन, फिर यहाँ पे कंडीशन भी लगा देंगे, जहाँ क्यू बराबर 0 के नहीं होगा तथा आगे पी एवं क्यू का एक के अतिरिक्त, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परिमेय संख्या होगा तो ये कंडीशन होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए इसको 5 माइनस रूट 3 को। अब अगर माने हैं इसको अब अगर 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या है तो इसको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तभी ये परिमेय संख्या हो सकता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको क्या किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बराबर है, इस p बटे q को इधर लाइए और रूट 3 को उधर ले जाना है, ले जाते हैं। 5 का 5 रहने देते हैं, रूट 3 को बराबर के इस साइड ले जाना है और p बटा q को इधर लाना है। तो p बटा q इधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, क्या p बटा q, p बाई q हो जाएगा बराबर में। इधर ये रूट 3 माइनस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये इस साइड आ जाएगा तो ये रूट 3 हो जाएगा। इतना हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना तो लिखा जा सकता है आसानी से। अब लिखेंगे आगे इसी में, अब चूंकि लिखेंगे चूंकि P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो 5 माइनस P बाय Q एक परिमेय संख्या होगी। P एवं Q अगर पूर्णांक है तो 5 माइनस P बाई Q एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम करते हैं अलग, कैसे, ये कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 माइनस P बाई Q, यही है 5 माइनस P अपन Q। अब कह रहा है P एवं Q परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, जैसे अब एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है P 2/3। अब 2 और 3 का एक के अतिरिक्त गुणनखंड है भी नहीं, 2 का गुणनखंड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 यही होगा। 3 का निकालेंगे तो 1 गुना में 3, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का क्या हुआ, एक ही है। तब ये अगर एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है तो ये P बाई Q के रूप में है। तो P क्या हो गया, 2 हो गया और Q क्या हो गया, 3 हो गया। मान P और Q का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 माइनस में करेंगे 2/3। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ से 1 से 3 15, 3 गुना 5 15 माइनस 2, यानी ये क्या हो जाएगा, 15 में से 2 गया 13/3 क्या 3, ये क्या हो गया, ये तो परिमेय संख्या हुआ। अगर P और Q पूर्णांक है, अगर P बाई Q के मान में पूर्णांक अगर हम रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये भी हमारा क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है। 13/3 P बाई Q के रूप में संख्या आ रहा है, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब क्या कर रहा है, ये 5 माइनस P बाई Q भी एक परिमेय संख्या होगा। अब 5 माइनस P बाई Q बराबर में क्या लिखे हैं हम लोग, रूट 3 लिखे हैं। अब 5 माइनस P बाई Q एक परिमेय संख्या होगी, तो इसीलिए रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए रूट 3 को भी लिख लीजिए, रूट 3 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये रूट 3 बराबर में ही, कोई अगर ये बराबर की इस साइड परिमेय संख्या है तो बराबर के उस साइड भी ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, इस रूट 3 को तो हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में ही क्या कर चुके हैं, एग्जाम उदाहरण 9 में ही रूट 3 को हम लोग क्या सिद्ध कर चुके हैं, इस रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं इससे पहले वाला एग्जाम्पल में। तो क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो अतः हम क्या लिखेंगे, ये 5 माइनस क्या है, रूट 3 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें उतना सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है अगर इस √3 को बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं तो इधर बच क्या रहा है, इधर बच रहा है 5 - p/q। अब p/q क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या यहाँ डाल लीजिए, p/q की जगह पे कोई भी परिमेय संख्या डाल लीजिए। इसको फिर सॉल्व करने के बाद आ क्या रहा है, हमारा परिमेय संख्या ही आ रहा है। परिमेय संख्या जब आ रहा है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, तो क्या परिमेय संख्या के बराबर में एक अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वही यहाँ पे कंडीशन लिखे थे, अगर 5 - p/q एक परिमेय संख्या होगी, सॉरी, अगर 5 - p/q एक परिमेय संख्या हो रही है तो यहाँ पे क्या, इसलिए क्या होगा, √3 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर में है तो √3 को भी होना चाहिए, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि √3 को हम लोग पहले इसे एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं उदाहरण। अगला है उदाहरण नंबर 11। इसमें भी दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह से करते जाना है, मानते हैं। इसमें भी हम लोग लिखेंगे हल में, हल माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया है तो इसका कंडीशन भी लगा देंगे। परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या का कंडीशन भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√2 बराबर में क्या, p/q। जहाँ कंडीशन लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडीशन सब जगह लगाना है। q बराबर क्या हो जाएगा, इतना है तथा 0 के नहीं है q। उसके बाद p, उसके बाद p एवं q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, या p एवं q का HCF क्या है, 1 है। तो अब फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 3√2 बराबर में क्या लिख सकते हैं, p/q है ये। अब अगर क्या लिख सकते हैं इसको, चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 है, इधर गुना में, इधर भाग में करते हैं। √2 बराबर इस 3 को इधर लेके आते हैं, तो इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, p/3q। √2 इधर है, 3 को इधर लेकर आएगा तो इस गुना में, इससे आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको इतना लिख सकते हैं, √2 बराबर इतना लिख सकते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे, अब चूंकि क्या लिखेंगे, p एवं q पूर्णांक है, क्योंकि p/q के रूप में क्या है, परिमेय संख्या है, तो p/q क्या होगा, पूर्णांक है। इसीलिए p/3q क्या होगा, p/3q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 3q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, अगर p/3q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p/3q बराबर में ही क्या है, √2 है। अब अगर ये परिमेय संख्या है, यानी कि ये अगर परिमेय संख्या होगा तो ये भी, इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अब ये परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि √2 को हम लोग पहले ही √2 को हम लोग पहले ही अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। तो इसको लिखेंगे होगी जो संभव नहीं है। अतः इसको लिखेंगे, अतः क्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हो गया सिद्ध। यही सिद्ध करना था, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे, अब चूंकि इसको अगर कर दे रहे हैं, ये कैसे परिमेय संख्या हो रहा है, p/q, ये क्या है, परिमेय संख्या है। इस p और q की जगह पे क्या आता है, पूर्णांक आ रहा है। यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 5। अब 3 p की जगह पे ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया p और q हो गया 5। अब अगर यहाँ पे नीचे में 3 यहाँ पे है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/3 × 5, इतना लिखेंगे तो 3/15 हो गया, तो इसमें हो जाएगा 3×15 1/5। 1/5 ये क्या हो गया, 1/5, ये तो क्या होगा, परिमेय संख्या है। इसका भी गुणनखंड, एक का गुणनखंड 1 ही, 5 का निकालेंगे, 1 × 5, तो 1 दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो परिमेय संख्या तो है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है।
तो ये परिमेय संख्या हो रहा है, तो ये टोटल क्या हो रहा है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बराबर में तो परिमेय संख्या ही होना चाहिए, बराबर है तो परिमेय संख्या ही होना चाहिए। लेकिन इस √2 को हम लोग पहले ही क्या कर चुके हैं, अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या तो होगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संभव नहीं होगा। अतः √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.3 का करेंगे।